हेलो, टुडे वी विल डिस्कस एटमॉस्फेयर। आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर, पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर्स हैं, मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये हमारी अर्थ और ये हमारी क्या है, अर्थ है। सपोज दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ की चारों तरफ जो एयर की जो लेयर्स का जो क्लाउड, मतलब ब्लैंकेट जैसे, चादर जैसी है, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है। वही जो एयर की जो चारों तरफ लेयर्स बनी हुई है, उन्हीं को, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब अगर हम सीधे सीधे कहना चाहें तो एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच कवर्स द या विच सराउंड्स द अर्थ। और लगभग एटमॉस्फेयर हम कहाँ तक पढ़ते हैं, वैसे तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर 690 किलोमीटर्स तक बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर्स तक की है। तो अर्थ के चारों तरफ अगर हम मानते हैं गैसेस क्या होती हैं, हल्की होती हैं, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डेंस। अब गैस की बात, एक छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो हमारी गैसेस है, गैसेस में भी क्या होता है, कुछ गैसेस हैवी होती हैं और कुछ गैसेस कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। जो चीज़ भारी होगी वो हमेशा कहाँ होगी, नीचे होगी, और जो हल्की होगी चीज़ वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो जो चीज़ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड चीज़ें हैं, वो तो हमारी क्या है, अर्थ के सरफेस पर है। अब जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, हल्की होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अब जो इसमें भी हल्की वाली जो गैसेस हैं वो कहाँ मिलेंगी, आपको नीचे मिलेंगी, और जो हैवी गैसेस हैं वो कहाँ मिलेंगी, नीचे मिलेंगी। और जैसे जैसे गैसेस हल्की होती जाएंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, ऊपर के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जो चीज़ डेंसर होगी, जो वजन होगा जिसमें, वो नीचे होगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर होगी। तो कुछ ऐसे ही है कि ये जो हमारा अर्थ है, और हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एकदम गोल नहीं है, कैसी है, जिरॉइड शेप बोलते हैं उसको। अर्थ भी क्या है, अर्थ पोल्स पर, अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से देखें तो पोल्स तक का जो रेडियस है वो क्या है, कम है, और इक्वेटर पर ये जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। इक्वेटर पर जो रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा है, और पोल्स पर ये जो रेडियस है वो कम है। अब इसी से क्या होता है कि जब है ना हमारे सन की रेज इस इक्वेटर पे, इस अर्थ पर पड़ती हैं, तो सन की जो रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे, हमें पता है कि इक्वेटर पे क्या पड़ती है, सन की सीधी रेज पड़ती हैं, और जब सीधी रेज पड़ती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और पोल्स पे ये रेज कैसी आती है, स्लैंटिंग, टेढ़ी आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट कम होगी, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, पोल्स पर वैसे ही ठंडा रहता है, और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। अब अगर गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इक्वेटर वाली जो ये लाइन, हमारी बीच वाली लाइन, इस पर जब बहुत ज़्यादा हीट होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो क्या होगा, यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। और एयर जब गर्म होती है तो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की होकर ऊपर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो सेम भी यही है, अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस हैं उसमें क्या होता है, जब इक्वेटर पे हीट पड़ती है, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पर जो एयर है ये चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, वो इक्वेटर वाली एयर क्या होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ज़्यादा गर्म होने के बाद वो जहाँ तक जाती है, जितनी दूर तक जाती है, जो हॉट एयर, अर्थ के इक्वेटर पे जो एयर है वो क्या होती है, गर्म होगी ज़्यादा, और वो जितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स, वो जहाँ तक जाते हैं उसी एरिया को हम क्या करते हैं, अर्थ की सबसे पहली लेयर जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की, क्या बोली जाती है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो कहाँ तक, जहाँ तक डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ये जो गैसेस हैं आपकी हैवी डेंसिटी वाली, तो ये जहाँ तक है ना, हीट पड़ने पर जितनी दूर तक जाते हैं वो क्या बोली जाती है, हमारी ट्रोपोस्फियर। ओके, अब ट्रोपोस्फियर, उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो किसके बेसिस पे हमने डिवाइड की हैं। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो हमने डिवाइड की हैं दो बेसिस पर। एक तो चेंजिंग टेम्परेचर, तो जो मैंने अभी बताया, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है उसके बेस पर, और दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बेस पर। तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लेयर्स को, पहले एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है, सबसे पहली लेयर, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, मीजोस्फियर। फोर्थ लेयर, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का दूसरा नाम भी है, थर्मोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फियर भी बोलते हैं। और सबसे बाहर जो हमारी लेयर है दैट इज एक्सोस्फियर। तो ये लेयर्स है डिफरेंट। अब इन डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने बताया कि अर्थ के चारों तरफ ये जो सराउंडिंग है, एनवेलप है एयर का, वो पूरा क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। सबसे पहले मतलब नीचे वाली लेयर तक। अब हमने किस पे, एयर की डेंसिटी के बेसिस पर हमने ये लेयर्स को बनाया है। अब
पहली लेयर कौन सी, जहां तक आपको सबसे, अब जो मैं एक सिंपल सी बात कहते हैं पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हमें कौन सी लेयर में मिलता है, सबसे ज्यादा आपका पॉल्यूशन कौन सी लेयर में, पॉल्यूशन जो है वो ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर ही है। ट्रोपोस्फियर कहाँ तक है, ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे, मैंने बताया इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ हीटिंग ज़्यादा होती है। अगर हीटिंग ज़्यादा होती है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं वो आपके क्या करते हैं, ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाएंगे। तो जिस हाइट तक ये विंड जो आपकी कन्वेंशन, इसी को हम कह सकते हैं कन्वेंशनल विंड एरिया, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड मैक्सिमम ऑन इक्वेटर। वर्टिकल मतलब जो इक्वेटर है वर्टिकल ऊपर ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो जितने जब तक एनर्जी रहेगी तब तक ऊपर जाएंगे, और जहाँ तक एनर्जी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, और वैसे ही जो इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब एनर्जी पूरी कम हो जाएगी तो ये जो विंड्स हैं, जो एयर है, वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो जिस हाइट तक जाएगी उसी को हमने क्या मान लिया, पहली लेयर मान लिया है ट्रोपोस्फियर। क्लियर। तो ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पर लगभग कई बुक्स में ना 16 किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो 16 to 18 किलोमीटर आपको कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर की। और पोल्स पर ये जो ट्रोपोस्फियर है वो क्या है, कम हो जाती है, लगभग कितना, 8 किलोमीटर पर। ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है वो इक्वेटर पर 8 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि पोल्स पर गर्मी कम होगी, हीटिंग कम होगी, हीटिंग ना के बराबर होती है, कम हीटिंग होती है तो जो एयर है वो ज़्यादा हाइट तक जाएगी नहीं, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे, और जब ज़्यादा हाइट में नहीं जाएंगे तो जहाँ तक मॉलिक्यूल्स आपके गैसेस वगैरह जाती है वहीं तक मानते हैं। कन्वेंशनल जो विंड्स है, जो आपकी एयर है वो जितनी हाइट तक जाती है उसी को मानते हैं। तो ट्रोपोस्फियर आपका पोलर एरियाज पे क्या है, कम है इसकी हाइट। अगर कोई पूछे कि जो ट्रोपोस्फियर है क्या वो अर्थ के चारों तरफ इक्वल है, नहीं, पोल्स पर क्या है, कम है, और इक्वेटर पे क्या है, ट्रोपोस्फियर ज़्यादा है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फियर को हम क्या देते हैं, एवरेज, पोल्स और इक्वेटर दोनों का एवरेज निकाल के हम कितना कह देते हैं, एवरेज हाइट 14 to 15 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो ये क्लियर हो गया, पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में कुछ और बातें करना है। ट्रोपोस्फियर पहली लेयर होगी। अब जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो क्या होगा आपकी, क्योंकि चलते जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करोगे एनर्जी कम मतलब टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर चले कितना टेम्परेचर गिर गया, 6.4, अगला 1 किलोमीटर चले तो कितना टेम्परेचर गिर गया, 6.4। तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, टेम्परेचर डिक्रीज 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, इसी को एक वर्ड यूज करते हैं, वो आपसे इनडायरेक्ट बोल लेते हैं, लैप्स रेट। लैप्स रेट भी कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ओके, ये हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ट्रोपोस्फियर कहाँ तक होती है। दूसरा पॉइंट, जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किस रेट से डिक्रीज होगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ये जो ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या है, जितने भी आप फिनोमिना देखते हो, वेदर फिनोमिना, क्लाइमेटिक चेंज, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। क्लाइमेटिक चेंज मतलब जैसे आप है ना क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखते हो, क्लाउड बादल जो बनते हैं, बादल कहाँ होते हैं, बादल सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। जो आपकी स्नोफॉल होते हैं, स्नो फॉल होने के लिए वो भी आपकी किसमें, ट्रोपोस्फियर में। मतलब जितने भी वेदर के चेंजिंग फिनोमिनाज हैं वो कहाँ पर होते हैं, जो वेदर में जितने भी चेंज है, वो मौसम में जितना भी चेंज आता है वो सब किसमें आता है, ट्रोपोस्फियर में आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, वाटर वेपर्स ऊपर जब गर्म करते हैं तो उनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं इनकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और ऊपर जाएंगे एनर्जी कम। अब जैसे ही आपके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर क्या आप उड़ पाओगे, नहीं उड़ पाओगे। तो जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है वैसे ही वहीं से क्या होते हैं, ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अब एनर्जी कम हो गई मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो पानी जो है, जो वाटर वेपर ऊपर जा रहे थे, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, पहले तो ज़्यादा भारी नहीं होंगे तो वो क्या बनाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, बादल बनना शुरू हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। और जैसे ये ड्रॉपलेट्स बनेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, अभी हल्की है
अच्छा, और क्या है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो सपोज ये रहा हमारा डस्ट पार्टिकल्स, ऊपर आए वाटर वेपर आई और यहाँ पर आते आते वाटर वेपर का टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हुआ। तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, और ये डस्ट मिल गई। डस्ट के चारों तरफ ये वाटर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका रेन ड्रॉप बन जाएगी। फिर जैसे और मॉलिक्यूल आके इकट्ठा हुआ, ये भारी होती जाएगी, और भारी होने पर ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर रेन ड्रॉप। और जैसे ही ज़्यादा भारी हो जाएगी तो ये किस में फॉर्म कर लेगी, रेन फॉर्मेशन होना शुरू, रेन होना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा भारी होगी तो वजन सहन नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, एज अ रेनफॉल इट स्टार्ट्स कमिंग ऑन द अर्थ। ठीक, तो क्लाउड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में। अच्छा, उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन इनटू क्लाउड। और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें फॉग का भी हमें दिखता है। एक्सेस बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाए, रेन आ जाएगा, और अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वो स्नो में बन जाता है, हेल बन जाती है आपकी, स्नो बन जाता है। और जब नेक्स्ट जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ से जो हार्मफुल केमिकल गैसेस वगैरह निकलती है, जितना भी पोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप की जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो भी आपको कौन सी लेयर में मिलती है, सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर में ही मिलती है। अच्छा, ट्रोपोस्फियर इसका नाम क्यों रखा, ट्रोपोस का मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ मिक्सिंग। ट्रोपोस का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस हैं वो सारे यहीं पे, जितना भी डिस्टर्बेंस है वो सब कहाँ पर है, इसी लेयर में। तो इसीलिए हमने इसका नाम, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, एकदम से मिक्सिंग की वजह से, इसी को एक वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं टर्बुलेंस, सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस इसी जगह पे है, इसीलिए इसका नाम हमने ट्रोपोस्फियर रखा हुआ है। अच्छा, कई लोगों ने हमने सुना होगा ट्रोपोस्फियर के बाद ट्रोपोपॉज होता है। ट्रोपोपॉज क्या होता है, इसी से पहले जो ट्रोपोस्फियर है उससे पहले जहाँ से ये स्टार्टिंग होती, मतलब एक ट्रोपोपॉज मतलब ये इसकी आखिरी क्या है, लिमिट है। ट्रोपोस्फियर लेयर होगी, ट्रोपोस्फियर के बाद एक लेयर आ जाएगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, मतलब इस एरिया तक हमारी ट्रोपोस्फियर है वो ट्रोपोपॉज होनी चाहती है। तो ट्रोपोस्फियर आपका हो गया फ्रॉम कितने किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, या फिर कह सकते हो 14 टू 15 किलोमीटर। सो सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। क्या था यहाँ पर, एवरेज 14 टू 15 किलोमीटर। ऑल वेदर फिनोमिना यहाँ पर होते हैं, जो आपकी एयर, वाटर वेपर्स, क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग, रेन, हेल, स्नो, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, ट्रोपोस्फियर में। पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो कहाँ पर है आपका, मेनली ट्रोपोस्फियर में। यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिक्रीज है वो भी कितना है, किस रेट से, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर कौन सी है आपकी, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया किसका था, ट्रोपोस्फियर का। अब ये जो एरिया है वो किसका है आपका, स्ट्रेटोस्फियर का। फ्रॉम 15 किलोमीटर्स टू अप टिल कितना, 50 किलोमीटर। 15 से स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से, 15 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, यहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, अगर आप नॉर्मल कहना चाहो तो स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर का ज़्यादा चेंज नहीं होता। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसीलिए इसको इन्वर्जन भी कह देते हैं। पहले टेम्परेचर क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फियर तक एकदम गिर रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फियर में आते हो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, पहली बात ये। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर में एक और चीज़ हमें देखनी है, जो स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछते भी हैं, एक बात चलती है, वो कौन सी, ओजोन लेयर। ओजोन की जो लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। ओजोन की लेयर भी कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन लेयर बनाते हैं। ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन के पास से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है, कौन सी, यूवी रेडिएशंस। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये क्या करती है, ओजोन मॉलिक्यूल इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, एब्जॉर्ब कैसे कर लेती है, मतलब ये देखो O3 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं, तो ये जो O3 का मॉलिक्यूल्स है ये स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, O2 प्लस O में। तो यूवी रेडिएशंस का क्या हुआ, यहाँ पर यूज हो गया। जो यूवी रेडिएशंस थी ये क्या करती है, ओजोन को ब्रेक डाउन करती है, मतलब यूज करती है, और ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है। दोनों काम होते हैं यहाँ पर, ओजोन फॉर्मेशन भी होता है, ब्रेक डाउन भी होता है, इक्वलाइजेशन चलता रहता है। सो ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, हमारे पास तक आने नहीं देती है। अगर ये यूवी रेडिएशंस, इफ दीज यूवी रेडिएशंस
क्या करें, हमारे पास तक आ जाए, अर्थ तक आ जाए, तो आपको कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है, एक बार यहाँ बता देती हूँ। यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाएगी तो आपको स्किन कैंसर जैसी डिजीज देखने को मिलेंगी। स्किन कैंसर मोस्टली सबसे ज़्यादा स्किन की डिजीज देखने को मिलती है, उसमें से स्किन कैंसर, और जो सुना है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट बीमारी जो आईज में हो जाती है, कैटरेक्ट, वो भी यूवी रेडिएशन की वजह से। इम्यूनिटी पावर को वीक करने का भी काम करती है। जो बेबी होता है एम्ब्रियो को डिस्टर्ब करने में भी हेल्प करती है। एक और चीज़, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसका भी फोटोसिंथेसिस रेट जो है उसको कम कर देती है। सो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन रोक लेता है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर ये यूवी रेडिएशंस हमारे पास तक आ जाती हैं तो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटोस्फीयर के लिए। स्ट्रेटोस्फीयर में एक पॉइंट और याद रखना है, वो क्या है स्ट्रेटोस्फीयर का, कि जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है वहाँ पे एक टाइप के क्लाउड्स देखे जाते हैं, सिरस क्लाउड। ठीक है, कौन से क्लाउड, सिरस क्लाउड। इन्हीं को हमें ना क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ये रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये क्या होता है, जब स्ट्रेटोस्फीयर में, वैसे नहीं, यहाँ पर एयर की डेंसिटी बहुत कम है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर विंड मूवमेंट्स यहाँ से डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पे आ जाता है, विंड्स मूवमेंट होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सिरस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पर, लोअर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ये आपको हायर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते। अच्छा, ये ओजोन, ये तो मैंने बता दिया। एक और चीज़, जो आपके जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं और जो प्लेन्स होते हैं मोस्टली, उनको जो परमिशन दी जाती है वो कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो कौन सी है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर ये कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। मीजोस्फीयर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, यहाँ पर हाँ टेम्परेचर देख लेते हैं। मीजोस्फीयर, ये वो जो एरिया है वो क्या है, मीजोस्फीयर का है। यहाँ पर टेम्परेचर फिर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक। मेन चीज़ जो मीजोस्फीयर के बारे में तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या है, कि मीजोस्फीयर में क्या होता है, जो मीटियोर्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो जो ऊपर से आते हैं मीजोस्फीयर से, मीटियोर्स आके मीजोस्फीयर में क्या करते हैं, मीजोस्फीयर में आके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, मीटियोर्स फ्रॉम स्पेस मोस्टली बर्न एयर। यहाँ पे आके जैसे ही इस लेयर में आते हैं वो क्या होता है, उनमें आग लग जाती है, वो जल जाते हैं और जल के वर्ष हो जाते हैं, जिनको हमने कई बार सुना है ना, उनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, टूट तक आना जैसे बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या रहेगा, मीजोस्फीयर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेयर जो आती है वो हमारी है थर्मोस्फीयर। ये लेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में फिर दोबारा से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, थर्मोस्फीयर के अंदर क्या है, यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन पर क्या होता है, यहाँ पे सन की जो लाइट रेज है, सन जो रेडिएशन आ रही हैं, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से और डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, जो गैस के एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या होता है, आयोनाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी डिफरेंट गैस, नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस जो है उनके मॉलिक्यूल्स पे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हो जाता है, आयंस बन जाते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जो ये आपकी थर्मोस्फीयर है, इसका दूसरा नाम क्या है, आयनोस्फीयर। ठीक, अच्छा, आयनोस्फीयर में क्या है, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स अकर रिजल्ट ऑफ यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, मतलब डिफरेंट टाइप की जो रेज है और उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। तो वो जब एटम के ऊपर पड़ते हैं, हाई रेज ऑफ रेडिएशन एटम्स के ऊपर पड़ती है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा, और जैसे ही अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। तो आयंस का फॉर्मेशन कहाँ पर हो जाता है, इस थर्मोस्फीयर या इसी लेयर को आयनोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस लेयर में आयंस होने की वजह से ये जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन जो तुम फोन वगैरह फ़ोन यूज़ करते हैं हम, जो हमारे
टेलीविजन्स हैं, इसमें ये जो जितना भी सिग्नल सिस्टम है, जितने भी सिग्नल्स वगैरह कैच वगैरह करते हैं वो सब इसी की वजह से आइनोस्फीयर में होता है। तो ये टेली कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, हमारे पास दो टाइप की रेडिएशन होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी, वैसे तो मेनली तीन होती हैं, एक होती है आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, और एक बीच की आ गई मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। तो बस यहाँ पर जो थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज़ है वो क्या है कि ये जो आपकी थर्मोस्फीयर है, ये क्या करता है, थर्मोस्फीयर लेयर आपकी लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, इनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं इनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देता है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी की और मीडियम फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स है उनको एब्जॉर्ब कर देता है। मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, लो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो इसी की वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टेलीकम्युनिकेशंस में। तो इट रिफ्लेक्ट्स द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बट एब्जॉर्ब हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये कहाँ पर, थर्मोस्फीयर, और यू कैन से आइनोस्फीयर। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, जो सिग्नल्स यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, वो इसी लेयर में हमारे पॉसिबल होते हैं। अब एक लास्ट लेयर है हमारी, कौन सी, दैट इज एक्सोस्फीयर। अब क्या है, थर्मोस्फीयर के बाद जितना भी बचा आपका जो आउटर है वो क्या बोला जाता है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है, आउटर मोस्ट लेयर। अब इसके बाद यहाँ अगर जो आपका आउटर मोस्ट लेयर मतलब एग्जॉस्फीयर के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मोस्टली आपको हीलियम और हाइड्रोजन का मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन सी गैसेस मिलती है, रेडिफाइड हाइड्रोजन कह सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हमने पढ़ा ना यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी आउटर एटमोसफेयर में, वो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, हीलियम बनाती है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारी क्या है, एक्सॉस्फीयर। सो आई थिंक मोस्टली लेयर्स होगी, एक बार देख लेते हैं कौन सी लेयर्स थी। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और यू कैन से आइनोस्फियर, और लास्ट की कौन सी लेयर है, एक्सोस्फियर। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर के अंदर जब आप ऊपर जाते हो आपका टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस के रेट से क्या होता है, पर किलोमीटर डिक्रीज होता है। क्लियर, हाँ। ट्रोपोस्फियर इक्वल नहीं है अर्थ के चारों तरफ, इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा है, पोल्स पर हाइट कम है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। पर्ल ऑफ क्लाउड यहीं पे आपको देखने को मिलता है। मीजोस्फीयर, मीटियोर्स आके यहीं पर बर्न होते हैं। थर्मोस्फीयर, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। आइंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सोस्फीयर है। तो ये सारी हमारी क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर है। ओके, थैंक्स।